हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर रवि कुमार वर्मा। और जैसा कि हम लोग लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस और लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था लीनियर कॉम्बिनेशन एंड लीनियर स्पैन ऑफ सम सबसेट ऑफ ए गिवन वेक्टर स्पेस। और फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए एक थ्योरम को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद लीनियर इंडिपेंडेंसी और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला थ्योरम है, या हमारा जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट linear span of S union T is equal to linear span of S plus linear span of T, where S and T are subsets of a vector space V over some field F। हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। सॉल्यूशन। तो सबसे हम लोग इसको प्रूव करने के लिए दो टारगेट है, दो टारगेट को अचीव करेंगे। फर्स्ट टारगेट इज दैट लीनियर स्पैन ऑफ S प्लस लीनियर स्पैन ऑफ T इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T। और दूसरा टारगेट ये होगा हमारा कि लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T is a subset of linear span of S plus linear span of T। ये मान लीजिए हमारा स्टेटमेंट 1 है और ये 2 है। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 LS प्लस LT इज इक्वल टू क्या होगा, लीनियर स्पैन ऑफ S यूनियन T। ठीक है, तो टारगेट हमारा यही है। तो चलिए ये हमारा टारगेट। तो अब देखो, सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि अगर S और T क्या है, दो सबसेट्स है ऑफ ए गिवन वेक्टर स्पेस, तो देन S इज कंटेन्ड इन S यूनियन T, ऐसा लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी तो लिख सकते हैं ना, T इज कंटेन्ड इन S यूनियन T। ठीक है, अब देखो, एक थ्योरम हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था। इफ S is a subset of T, then linear span of S is also a subset of linear span of T। ठीक है, तो वो थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। दिस इम्प्लाइज LS, ये मान लेते हैं क्या, ये S है, ये हमारा कंप्लीट कोई दूसरा सेट है T। तो ऐसा हम कह सकते हैं LS इज सबसेट ऑफ LS यूनियन T। ठीक है, और ठीक वैसा ही L T इज अ सबसेट ऑफ L S यूनियन T। तो ये हमारे पास अब क्या हो सकता है कि अब क्या है कि LS भी क्या है, सबसेट है LS यूनियन T। और ये क्या होता है, ये भी अगर कोई सेट है, सेट S है या S यूनियन T है, जो भी है, तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी तो एक सब स्पेस फॉर्म करता है ना। तो ये क्या होगा, ये भी एक सब स्पेस फॉर्म करेगा, ये भी फॉर्म करेगा। तो क्या होगा, ये क्या है, एल एस यूनियन टी क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस क्या है, उसका और उसका ये सबसेट है। अगर एल एस और एल टी भी क्या है, उसका सबसेट है। तो एल एस और एल टी फिर से वही थ्योरम अप्लाई करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस इज अ सब स्पेस, और फिर क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी इज ऑल्सो सब स्पेस। और अब एक और थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था, इफ W1 and W2 are two subspace of a given vector space, then W1 plus W2 is also a subspace। तो वही थ्योरम, then using this theorem we can get क्या, L S plus L T is a subset of L S union T।
पहला ये हो गया, पहला जो हमारा टारगेट क्या था स्टेटमेंट वन को प्रूव करने का, वो टारगेट हम लोगों ने अचीव कर लिया। अब देखो दूसरा टारगेट क्या है, स्टेटमेंट टू को प्रूव करना। तो दूसरे टारगेट के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट लेट, क्या करते हैं कि अल्फा कोई भी एलिमेंट है एल एस यूनियन टी का, ठीक है, बी आर्बिट्ररी, ठीक है। तो अब देखो अल्फा अगर इसका एलिमेंट है तो ये क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन एस यूनियन टी, इसी फॉर्म में तो होगा। तो अल्फा किस फॉर्म में होगा, अल्फा इक्वल टू समेशन ए आई, चलो अल्फा आई प्लस समेशन बी आई बीटा आई, वेयर, अब देखो क्या है ना कि अगर अल्फा इसके एस यूनियन टी के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो क्या होगा, हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स जो है कुछ वेक्टर एस का होगा, कुछ वेक्टर टी का होगा, या फिर हो सकता है टी का नहीं हो, या फिर हो सकता है एस का नहीं हो। तो उस केस में अगर टी का एलिमेंट्स नहीं पार्टिसिपेट हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, बी आई जीरो कर सकते हैं, ठीक है, या तो उसके लिए भी ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो इन जनरल अल्फा में जो एस यूनियन टी में एलिमेंट्स कैसे हैं, कुछ एलिमेंट्स अल्फा आई जो कि एस के एलिमेंट्स हैं, और कुछ एलिमेंट्स बीटा आई जो टी के एलिमेंट है। तो अल्फा आई बिलोंगिंग टू एस, बीटा आई बिलोंगिंग टू टी, और साथ ही क्या, ए आई बी आई कहाँ का एलिमेंट होगा, फील्ड का एलिमेंट होगा, ए आई बिलोंगिंग टू एफ, आई इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है, जो भी है समेशन जहां भी लगा सकते हैं एन तक एम तक, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा ये हो गया इस फॉर्म में। अब देखो ये किसका एलिमेंट है, ये अगर अल्फा आई किसका एलिमेंट है, अल्फा आई एस का एलिमेंट है, तो एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में जो भी एलिमेंट्स होंगे तो वो एलिमेंट्स किसके होंगे, एल एस के, मीन्स क्या हो गया, ये किसका एलिमेंट होगा, एल एस के, और ये जो होगा बिलोंगिंग टू एल टी, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं दिस सिंप्लाइज तो अब देखो ये अगर एल एस का एलिमेंट है, ये एल टी का एलिमेंट है, तो दोनों का सम किसका एलिमेंट होगा, एल एस प्लस एल टी का एलिमेंट होगा, क्योंकि एल एस और एल टी क्या है, दोनों ही क्या है, सब स्पेसेस हैं, और सब स्पेस, दो सब स्पेसेस लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, ताकि चीजों को और अच्छे से समझ पाओ आप, ठीक है। तो अब देखो ये हाँ वो थ्योरम में क्या कह रहा था कि W1 और W2 क्या है, सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस का। तो W1 प्लस W2 यानी कि लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस किस फॉर्म में होते हैं, W that is denoted by W1 plus W2 and defined by alpha I plus beta I, where alpha I belonging to W1 and beta I belonging to W2। तो वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं, ये अगर मान लिया जाए कि LS के हमारा W1 है तो क्या है, ये एक सब स्पेस है, ये भी एक सब स्पेस, तो इस केस में हम कह सकते हैं ना दिस बिलोंगिंग टू LS प्लस LT। तो क्लियर है। तो अब देखो हम लोगों ने पिक किया कहाँ का एलिमेंट, अल्फा जो है पिक किया एलिमेंट एल एस यूनियन टी का, और फिर पता चला क्या ये एलिमेंट इसका भी है। तो एक ही चीज हो सकता है क्या, लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि अल्फा क्या है, आर्बिट्ररी है, मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इस केस में क्या कह सकते हैं, अल्फा बिलोंगिंग टू एल एस प्लस एल टी, एंड दिस इम्प्लाइज क्या होगा, ये एलिमेंट किसका है, एल एस यूनियन टी, क्योंकि ये तो अल्फा आर्बिट्ररी है ना। तो इन जनरल हम कह सकते हैं एल एस यूनियन टी मीन्स लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी। अब देखो इक्वेश स्टेटमेंट टू भी हमारा प्रूव हो गया, जो हमारा टारगेट में था स्टेटमेंट वन को प्रूव करना और स्टेटमेंट टू को प्रूव करना, दोनों ही हम लोगों ने अचीव कर लिया। तो from statement 1 and statement 2 we can say clearly that linear span of S union T
इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी। ये हो गया प्रूफ हमारा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर स्पैन और लीनियर कॉम्बिनेशंस में अभी फिलहाल इतना ही। फिर आगे अगर कुछ लगे कुछ प्रॉब्लम्स तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और तो टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इंडिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स। लीनियर linearly independent linearly independent वेक्टर्स। देखो, मान लिया जाए कि क्या है, हमारा कुछ एक सबसेट है किसी गिवन वेक्टर स्पेस V का। ठीक है, कोई हमारा एक वेक्टर स्पेस है V ओवर सम फील्ड F और उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ एक सबसेट है जिसके कुछ एलिमेंट्स होंगे। मान लेते हैं क्या, एक जिसमें एलिमेंट्स है S इक्वल टू न्यू 1 न्यू 2 एंड सो ऑन न्यू n। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को फाइंड करेंगे ओवर द गिवन फील्ड F। तो कैसा होगा, A1 न्यू 1 A2 न्यू 2 प्लस एंड सो ऑन AN न्यू n। तो ये जो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑब्टेन हुआ तो ये भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। तो ये जो है टर्म मान लेते हैं कि जीरो है, लेट दिस इक्वल टू जीरो। और ये जीरो तभी है जब ईच कोफिशिएंट्स ए आई
are 0. That means this equal to 0 if and only if a1 is equal to a2 is equal to and so on n is equal to 0. Then we say that the set S is linearly independent, otherwise it is linearly dependent. ठीक है, तो मान लिया जाए a I is equal to 0 for all I is equal to 1 2 and so on n. बस यही बात है, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड रिजल्ट्स और फिर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे भी इसमें, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो डेफिनेशन में क्या है, लेट V over F be a vector space over a field F। ठीक है, कोई V ओवर F क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर सम फील्ड F एंड S is equal to nu1 nu2 and so on nu n be a finite set of vectors। ठीक है, then S is said to be linearly independent if A1 nu1 है ना, nu1 plus A2 nu2 plus and so on plus n nu n is equal to 0 if and only if a I is equal to 0 for I is equal to 1 2 and so on n। यही हमारा डेफिनेशन। अगर इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है मींस क्या, द लीनियर कॉम्बिनेशन a1 nu1 plus a2 nu2 and so on n nu अगर 0 है तो एक ही शर्त हो सकता है, ईच कोफिशिएंट ai is equal to 0। अगर ये स्टेटमेंट को होल्ड नहीं कर रहा तो कहेंगे क्या, द सेट S is linearly dependent। ठीक है, तो अब देखो कुछ पॉइंट्स है, उसको हम लोग चर्चा कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। या एक प्रॉब्लम पहले कर लेते, छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे कोई एक सेट हमने लिया S इज इक्वल टू 1 0 0 1 इन R स्क्वायर ओवर R। तो हमें इसको चेक करना है कि ये क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो बस जस्ट कुछ नहीं करना है, बस डेफिनेशन को पकड़ के अप्लाई कर देंगे सीधा। तो मान लेते हैं कि लेट A1 A2 बिलोंगिंग टू फील्ड, जो कि हमारा क्या है, फील्ड है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सच दैट A1 1 0 फैक्टर्स में क्या है, एलिमेंट्स 1 0 0 1 1 0 प्लस A2 0 1 इज इक्वल टू 0। मान लिया हमने कि ये ऐसा है। तो अगर ऐसा है और फिर इसको 0 होने के लिए अगर एक ही शर्त है, अब बताओ ये जो है सेट 0 कब होगा, तभी होगा जब A1 0 हो A2 0 हो, इफ एंड ओनली इफ A1 इज इक्वल टू A2 is equal to 0। 0 मीन्स क्या, 0 ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस, मतलब यहाँ पे 0 का मतलब ये हो रहा है 0 0। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मीन्स क्या हुआ, हमने इसका लिनियर कॉम्बिनेशन फाइंड किया, A1 1 0 प्लस A2 0 1 इक्वल टू 0 मान लिया, और फिर प्रूव कर दिया क्या A1 A2 क्या है, दोनों ही 0 है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि द गिवन सेट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर S इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। थ्रू आउट हम LI से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और जो है दूसरा एग्जांपल, जो ये मान लिया जाए हमारा एग्जांपल नंबर 1, ये है हमारा एग्जांपल नंबर 2। ऐसे में जो एलिमेंट्स है 1 1 2 2, अब हमें चेक करना है कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो फिर से वही A1 1 1
प्लस A2 2 is equal to 0. Let for AI belonging to field. तो क्या करते हैं ना कि यहाँ पे let A1 is equal to 2, A2 is equal to -1. तो हमारे ये क्या हो जाएगा 2 1 1 प्लस -1 2 2. अब ये हो गया 2 2 -2 2. ये हो गया ना 0 0. अब देखो डेफिनेशन में क्या था कि अगर ये सेट सबसेट क्या है एस अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ईच कोफिशिएंट्स ए आई जो है वो जीरो ही होंगे, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है नॉन जीरो ए आई के लिए ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है जीरो बन जा रहा है। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि ये दिस इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, हेंस देयरफॉर एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, नोट जो हमारा पहला पॉइंट है ए सबसेट एस ऑफ वी ओवर एफ लीनियर इंडिपेंडेंट, a subset S of V over F is Li if and only if no element in S is in linear combination of other elements in S. If and only if no vectors in S is in linear combination of other vectors in S. जैसे कि देखो एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था अभी कि क्या 1 1 और फिर 2 2। देखो दो वेक्टर्स लिया हुआ था हम लोग अब देखो दो वेक्टर्स में इसकी क्या खासियत है 1 1 जो है सॉरी 2 2 जो है 1 1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं 1 1 को ऐसा लिख सकते हैं ना 1 1। तो क्या हो गया कि कुछ स्केलर से मल्टीप्लाई करके ये वेक्टर हम लोग 2 2 बना दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि दिस वेक्टर इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर। तो वैसे ही मान लिया जाए हमारे पास न्यू1 न्यू2 एंड सो ऑन न्यू1 एन एलिमेंट्स है और मींस एन वेक्टर्स है। तो उनमें से अगर कोई भी एलिमेंट अगर बाकी सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखा जा सकता है तो उस केस में कहेंगे क्या कि वो जो वेक्टर है सेट है एस वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, मींस क्या होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। दूसरा पॉइंट let S is a subset of V over F be linearly independent। ठीक है, हम लोगों ने सपोज किया S क्या है V over F का एक linearly independent subset है and nu belonging to V such that nu does not belonging to linear combination of S। बात वही है, इसी का रिवर्स है जो अभी हम लोगों ने पिछला स्टेटमेंट देखा था। तो अगर न्यू एक ऐसा वेक्टर है जो क्या है न्यू एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है तो क्या होगा
एस यूनियन न्यू, मतलब एस में न्यू को अगर इंसर्ट कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, तो जो नया सेट फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, हमारा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है और एक ऐसा एलिमेंट हम उसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं जो बाकी एस एलिमेंट्स ऑफ एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है। तो क्या होगा, इंक्लूड करने के बाद भी जो नया सेट फॉर्म होगा वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। सच दैट देन एस यूनियन सिंगल्टन न्यू इज एल आई। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया फाइनाइट सेट्स के लिए, लेकिन अगर बात करें कोई अगर इनफाइनाइट सेट है, एस मान लिया जाए कि हमारा क्या है, एक फाइनाइट सेट है, लेकिन अगर एस वही अगर होता है एस इनफाइनाइट सबसेट, तो इनफाइनाइट सबसेट का हम लीनियर कॉम्बिनेशन तो फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि साइन एक्स है, साइन एक्स को क्या, उसको सीरीज एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। तो ऐसा नहीं है कि साइन एक्स को जो है अगर साइन एक्स क्या है, ऐसा एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल जो भी है, तो ऐसा नहीं है कि साइन एक्स को हम लोग क्या किए, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो जब भी लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात होगी वो फाइनाइट सम पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, लेट V over F be a vector space over F and S is a subset of V over F, then S is said to be Li if and only if any finite subset of S is Li। ठीक है, मान लिया जाए कि यहाँ हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया इसे। कैसे जनरलाइज किया, एस क्या है, कोई भी सेट है, बाकी में क्या था, मान लिया जाए कि फाइनाइट सेट है, उसके लिए चर्चा कर रहे थे। तो मान लिया जाए क्या कि हमारा एस क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, यहाँ लिख भी सकते हैं बी और वेक्टर स्पेस ऑफ एस इज इनफाइनाइट, देन तो एस लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, तो अब उसके जो सारे सबसेट्स हैं, मतलब सारे फाइनाइट सबसेट को कलेक्ट करेंगे, और जो सारे फाइनाइट सबसेट्स जो होंगे वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कहेंगे क्या कि एस भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मींस क्या, एस अगर इनफाइनाइट सबसेट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसमें कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे ऑल। मान लीजिए कि 2 एलिमेंट पिक किए हम लोग, फिर 3 एलिमेंट पिक किए तो एक सबसेट बना, 4 एलिमेंट पिक किए तो सबसेट बना। तो जितने भी सबसेट्स बनेंगे, मतलब जितने भी फाइनाइट सबसेट बनेंगे और वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है सारे के सारे, तो कहेंगे क्या, S is also linearly independent. However, the size of S is या order of S is infinite. तो कुछ और रिजल्ट्स है
जो जिनको देखना जरूरी है। पहला, एवरी, अगर मान लेते हैं पहला पॉइंट क्या है ना कि मान लिया जाए कि एस क्या है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ अ गिवन वेक्टर स्पेस। ठीक है, वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब उससे एक सबसेट अगर फॉर्म कर रहे हैं, मीन्स क्या कुछ एलिमेंट्स को रिमूव कर दे रहे हो उससे, या फिर वो खुद, तो उस केस में क्या होगा, जो सबसेट्स फॉर्म होंगे वो भी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे। एवरी सबसेट ऑफ a linearly independent set is linearly independent। और फिर ये भी देखो, अगर कोई सेट अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, तो लीनियरली डिपेंडेंट है तो मींस क्या कि उसमें उस सेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट है जो बाकी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। तो अब देखो वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और फिर अगर उसका हम सुपर सेट लेते हैं, मींस कुछ और एलिमेंट्स को उसमें अगर इंक्लूड करते हैं, तो क्या होगा, वो भी एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट ही होगा। क्योंकि अगर लीनियरली डिपेंडेंट सेट अगर हम लोग कह दिए कि एस क्या लीनियरली डिपेंडेंट है, तो उसमें तो ऑलरेडी एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। तो क्या फर्क पड़ता है कि कुछ और एलिमेंट्स हम उसमें इंक्लूड करें या ना करें, वो तो लीनियरली डिपेंडेंट हो ही जाएगा ना। दूसरा पॉइंट वही है। और दूसरा पॉइंट, और इससे एक और रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिस इंप्लाइज फाई इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्योंकि फाई क्या है, फाई किसी किसी भी सेट का सबसेट है। फाई मींस एम्प्टी सेट किसी भी सबसेट सेट का सबसेट है। तो अब देखो, अगर कोई भी एक सेट एस है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एस हमारा क्या है, एल आई है। तो अब फाई क्या होता है, किसी भी सब सेट का सबसेट होता है। तो एस ही क्यों ना हो, तो फाई क्या होगा, एस का सबसेट होगा ही होगा। तो फिर और इस रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, एवरी सबसेट ऑफ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो फाई भी तो इसका सबसेट है, तो फाई भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बस यही है इसमें। दूसरा पॉइंट है, एवरी superset of a linearly dependent set is linearly dependent होगा ही। और थर्ड पॉइंट इज दैट सिंगलटन सेट is linearly independent if and only if mu is not equal to 0। अब देखो, मान लेते हैं क्या कि जीरो एक एलिमेंट है जिसमें कोई एक सेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि जीरो है। ठीक है, तो अब हम लास्ट डे प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जीरो को क्या कर सकते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सेट हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जीरो क्या, जीरो इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब कोई एक ऐसा सेट है जिसमें जीरो नहीं है, कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, तो नॉन जीरो एलिमेंट तो ऑब्वियसली क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। क्योंकि ये इस न्यू को किसी और एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो नहीं लिख सकते हैं ना। तो इसलिए क्या होगा इस केस में, जो अगर कोई एक सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट नॉन जीरो है, तो वो क्या होगा, हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। तो एक हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं।
प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन लेट v1 is equal to 1 minus 1 0, v2 is equal to 0 1 minus 1, v3 is equal to क्या है 0 0 1 b elements of आर क्यू ओवर आर। ये सब एलिमेंट्स क्या है, आर क्यू ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर ही है। देन प्रूव दैट द सेट v1 v2 v3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, हमें यही प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए बस गो थ्रू द डेफिनेशन, बस और कुछ नहीं। तो क्या करेंगे कि लेट a1 a2 a3 बिलोंगिंग टू r, जो कि किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, सच दैट st मींस सच दैट a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 इज इक्वल टू 0। तो मींस व्हाट, a1 v1 क्या है 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 प्लस a2 0 1 माइनस 1 प्लस a3 0 0 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a1 ऐड कर देंगे, फिर a2 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे a2 इंटू 0 हो जाएगा, फिर ये सिर्फ a1 रह जाएगा, फिर माइनस a1 प्लस a2 और फिर 0 माइनस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ये 0 तक कब होगा, ये तभी होगा जब each a1 ये वाला ये 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, तीनों एलिमेंट्स जो है वो 0 होने चाहिए। तो a1 इज इक्वल टू 0, फिर माइनस a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, फिर माइनस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 इंटू a1 प्लस 0 इंटू a2 प्लस 0 इंटू a3 इज इक्वल टू 0, और फिर माइनस 1 इंटू a1 प्लस 1 इंटू a2 प्लस 0 इंटू a3 इज इक्वल टू 0, और फिर 0 इंटू a1 प्लस माइनस 1 इंटू a2 प्लस 1 इंटू a3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसा होगा, कोफिशिएंट्स को लेते हैं 1 0 0 कुछ ऐसा, फिर ये हो जाएगा माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1, और फिर a1 a2 a3 is equal to what 0 0 0। अब देखो क्या करेंगे ना, केस वाइज डिस्कस करेंगे हम। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर सपोज करो इस मैट्रिक्स की या फिर ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, एक्चुअली अगर हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, रो रिड्यूस करेंगे, तो क्या होगा, इसमें भी अप्लाई करते हैं साथ ही साथ इसमें भी अप्लाई करते हैं। तो लेकिन क्या होगा, अगर इसमें हम मान लेते हैं कि ये R3 है, R3 में कोई ऑपरेशन लगा दिए, R3 में R3 प्लस R2 या R3 माइनस R2 कुछ भी ऑपरेशन लगाएंगे, तो साथ ही साथ इसमें भी ऑपरेशन लगाना होगा। लेकिन इसमें कुछ भी ऑपरेशन लगाएंगे तो एनी हाउ क्या होगा, ये 0 ही होगा। तो अब देखो ऑपरेशन लगाने के बाद अगर हम इसको एशलोन फॉर्म में अगर लिखना चाहें, एशलोन फॉर्म में क्या होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है ना, a1 a2 a3, फिर क्या हो, लीडिंग नॉन जीरो टर्म शुड बी इन अपर रोज, तो 0
B1 B2 मान लिया ऐसा, 0 0 C1 कुछ ऐसा, ऐसा ही होता है। अब देखो, अगर इस फॉर्म में लिखने के बाद अगर इसको हम एशेलन फॉर्म में लिखेंगे, तो अगर ये कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनता है जिसमें C1 अगर नॉन जीरो है, पहला केस ये है कि C1 नॉन जीरो है, नॉन जीरो होने से क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो पहला केस क्या है कि C1 नॉन जीरो है, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, दैट इज द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो इस केस में क्या होगा, थोड़ा सोच के देखो। ये मान लीजिए हमारा क्या है, थोड़ा इसको डिफरेंट कर देते हैं, A2 A3 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, दिस इंटू दिस इंटू दिस। अब लास्ट में क्या होगा, 0 इंटू A1 प्लस 0 इंटू A2 प्लस C1 इंटू A3। तो ये क्या हो जाएगा, C1 इंटू A3 इक्वल टू 0। तो ये 0 होगा, इसका मतलब क्या हो गया, अब ऑलरेडी हम हमारे पास क्या है, C1 क्या है, जीरो, नॉन जीरो है। तो दिस इंप्लाइज A3 इक्वल टू 0 इस केस में। और अब देखो, अब इससे हम फाइंड करते हैं 0 इंटू A1। अब देखो यहाँ हम लिखते हैं 0 इंटू A1 प्लस B1 इंटू A2 प्लस B2 इंटू A3 इक्वल टू 0। तो इस केस में अब देखो A3 तो हमारा 0 आ गया। अब A3 जहां 0 आया तो A3 हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये A3 हो गया 0, तो ये क्या हो जाएगा, B1 A2 बराबर 0। अब ये एशेलन फॉर्म में है, मान लेते हैं बी, ये हमारा क्या है, B1 भी नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा, A2 इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी A2 इक्वल टू 0। तो इस केस में A3 बराबर 0 हो गया, A2 बराबर 0 हो गया। अब वैसा ही क्या, अब इसमें हम अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया, A1 1, A1 प्लस A2 1, A2 प्लस A3 1, A3 इक्वल टू 0। अब A3 की वैल्यू 0, A2 की वैल्यू 0, तो दिस इंप्लाइज A1 इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हो गया, केस वन में अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मींस क्या है, इसको रिड्यूस करने के बाद इसके जो रैंक है वो 3 है, ये या एशेलन फॉर्म में कुछ ऐसा दिख रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, विच इज A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0, A3 इक्वल टू 0। तो अगर इस केस में क्या होगा, अगर नॉन जीरो डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स नॉन जीरो हुआ तो क्या होगा, इच AI इक्वल टू 0, इच AI इक्वल टू 0 मींस क्या, दिस इज 0 implies each AI is equal to 0 means क्या हो गया, the vectors are linearly independent। ठीक है। और वही अगर बात करें इसकी इस फॉर्म में, यहाँ पे अगर ये ऐसा कुछ दिख गया हमारे पास, तो अब क्या होगा, A3 तो कुछ भी ले लो, क्योंकि यह लास्ट में क्या होगा, 0 इंटू A3, 0 इंटू A3 इक्वल टू 0 मीन 0 इक्वल टू 0, ये तो होता ही है। तो इससे कोई मतलब ही कुछ मिल नहीं रहा हमें। तो मिलेगा कहाँ से, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मिलेगा, B1 A1 प्लस B1 A, सॉरी B1 A2 प्लस B2 A3 इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन मिला गया, A1 1, A1 प्लस A2 1, A2 प्लस A3 1, A3 इक्वल टू 0। अब देखो इससे क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, किसके, A1 A2 A3 के। यहाँ पे क्या दिख रहा है, A1 A3 पे, सॉरी A2 A3 पे क्या डिपेंडेंट हो जाएगा। और फिर ये अगर A2 A3 पे अगर कोई A2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे A2 की वैल्यू यहाँ पे, तो फिर A1 A2 में क्या आ जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा। देन अगर A2 की वैल्यू में यहाँ से A1 1, A1 प्लस A2 1, A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, माइनस B2 बाई B1 इंटू A3 प्लस A3 डैश A3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, A1 और A3 में, यहाँ भी A3 है, ये थोड़ा हुआ है, तो A1 और A3 में क्या हो गया, एक हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन रहा है। इधर देखो A1 1, A1 प्लस माइनस A2 1, B2 बाई B1, A3
प्लस A3-1 A3 इक्वल टू 0। अब इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, छोड़ दो, डेल्टा 1 A1 प्लस डेल्टा 2 A3 इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि A3 यहाँ से कॉमन निकालने पे जो टर्म्स मिला उसको डेल्टा 2 मान लिया और फिर ये डेल्टा 1 हो गया। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। मतलब अगर ये हमारा क्या है, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो अब इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या है, 0 0 इसका तो सॉल्यूशन है, 0 0 के अलावा भी तो सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। A1 A2 की वैल्यू A1 और A3 की वैल्यू नॉन जीरो भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 A3 नॉन जीरो भी होगा तो भी इस केस में ये चीज को होल्ड करेगा, दूसरे केस की बात करें तो। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो मतलब हम लोगों ने देखा क्या कि पहला केस अगर इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उस केस में क्या होगा, ये जो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे सिर्फ A1 A2 A3 इक्वल टू 0 होंगे, दैट मींस लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, मतलब इस फॉर्म में भी आ सकता है ये, इसको रिड्यूस करने के बाद, तो क्या होगा इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जिसमें से नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो इन केस, इन शॉर्ट इस केस में क्या होगा, इसके जो ये जो वेक्टर्स होंगे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट जब भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा इस टाइप्स को प्रॉब्लम को, तो सीधा क्या करेंगे, ये कहाँ से मिल रहा है, ये जो वेक्टर्स दिया हुआ है मैट्रिक्स, उसको उस वेक्टर्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिखेंगे और वो उस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो क्या कहेंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी लीनियरली नॉन जीरो हुआ तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर 0 हो गया डिटर्मिनेंट मींस सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो उस केस में हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम की अब हम बात करते हैं। देखो इस प्रॉब्लम में हम क्या किए, इसको डिटेल्स में बता दिए आप लोगों को, ताकि अब जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम करेंगे उसमें हम लोग डिटेल्स में नहीं देखेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, बस मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हुआ तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर जीरो हुआ तो लीनियरली डिपेंडेंट। अब ए हमारा क्या है, ये है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो अगर हम कंप्यूट करेंगे तो वो हमें मिलेगा 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर the set V1 V2 V3 is linearly independent। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को भी इंक्लूड करेंगे जो CSIR नेट गेट एग्जाम्स में आते रहते हैं, क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।